यह वीडियो 6 है, जिसमें पिछले हमने 5 वीडियो में देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके बाद हम दूसरे अध्याय में अर्थात इस वीडियो के एंड तक हम पूरे प्रागैतिहासिक काल को देख चुके होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन। आज हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्राचीन भारत परिचय के साथ दूसरा चैप्टर हम चालू करते हैं। परिचय: अतीत काल की घटना की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को अतीत काल यानी पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनकी स्थिति कि उनकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उनकी जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री में सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। इतिहास को समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया समय के अनुसार। पहला, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा, अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं इसको या पढ़ सकते हैं इसको, और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साधनों पर क्या है? निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कई लिखित साधन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा लिखित साधन या कोई साक्ष्य क्या है? उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आप पहले ये समझिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। वह एक ऐसा समय है, यह इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साधन या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसी को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, अगला है अर्ध ऐतिहासिक काल। फिर इसको हम नीचे एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अर्ध ऐतिहासिक काल को जो हम देखें तो इतिहास एक ऐसा काल है जिसके लिए लेखन कला का प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। इस काल में लेखन कला का प्रमाण तो मिलता है, परंतु वह अपुष्ट है, जिसकी क्या लिखा है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस लिपि को समझना क्या है? कठिन है। ऐसे काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, क्या? अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा लिखित कुछ साक्ष्य नहीं मिलता, परंतु अर्ध ऐतिहासिक काल में मिलता है। पर वो क्या है? वह अपुष्ट है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्य पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। जब अर्ध ऐतिहासिक काल का समय पूछा जाए तो यह 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य यह काल आता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है वह ऐतिहासिक काल है, और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है वह ऐतिहासिक काल है। इस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद काल आता है। अर्ध ऐतिहासिक काल में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है, परंतु ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के बाद यानी अर्ध ऐतिहासिक काल जहाँ खत्म होता है वहां से ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अब इन तीनों काल को हम डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए
प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम, जो पाषाणकालीन सभ्यता है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुई। ठीक है, आरंभ हुई जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ठीक है, अगला है तुरान। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। जो तुरान मध्य एशिया में स्थित है वह प्रागैतिहासिक मानव बस्ती है। वह ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृति का संदर्भित करता है। ठीक है, कौन? तुरान एशिया में एक जगह है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववादी रॉबर्ट ब्रूस फूट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधों सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक, भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल, जिसे प्लेयोसीन एज भी कहा जाता है, में हुआ। विद्वानों का मानना है कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो सभ्यता है उसका उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ। ठीक है, जिसे अति नूतन काल को प्लेयोसीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पुरानी पृथ्वी के 4 अवस्थाएं हैं, चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहली है अति नूतन और अद्यतन, जिसे होलोसीन भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे 2 भाग है। पहला अति नूतन, दूसरा अद्यतन, जिसे अद्यतन को होलोसीन भी कहा जाता है। ठीक है, अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक पूर्व, अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। ओके, मानव सभ्यता इस प्रारंभिक काल के सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को प्रारंभिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सबसे पहला काल माना गया है उसे प्रागैतिहासिक काल को ही पहला काल माना गया है, इसलिए इसे प्रारंभिक काल से बताया जा रहा है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल माना गया है। ठीक है, चलिए पूरा पाषाण काल को देखते हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्रहक। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आखेटक व पशु चालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, जो 9,000 ईसा पूर्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 2500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसके अंदर जो प्रागैतिहासिक काल में
प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इसको सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, जिसे उत्तर पाषाण भी कहा जाता है। तो अब हम पूरा पाषाण की तरफ बढ़ते हैं। पूरा पाषाण क्या है? प्रागैतिहासिक काल के समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जब आपसे ऑप्शंस में पूछ दिया जाए कि पूरा पाषाण काल का समय बताइए, तो आप कहेंगे 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास कैसे हुआ है? प्लाइस्टोसिन और हिम युग से हुआ है। ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार अखेट मतलब शिकार करना था, जानवरों का शिकार करना था, और शिकार ही इस काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका किस पे आधार थी? अखेट पे, यानी शिकार पे आधारित थी। ठीक है। और इसे ही मनोरंजन का साधन माना गया है। पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करने पे ही आधारित थे अपनी जीविका को लेके। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारणी और गंडासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी, विदारणी, गंडासा का उपयोग, जिसके अवशेष किस राज्य में मिले और किस नदी के किनारे मिले हैं, तो आप कहेंगे कि पंजाब की सोहन नदी की घाटी पे मिलते हैं। ठीक है। तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। ठीक है। कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थर से बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। मतलब कि इस पत्थर से बने, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, डेलोराइट से, इन सब पत्थरों से बने उपकरण पूरा पाषाण काल में ही मिलते हैं। ठीक है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में है। ठीक। कि गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव अखेट का जीवन जीते थे, तो स्थानीय निवास का अभाव था। अखेट करना है एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो वहां पे स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 7000 वर्ष पुरानी हेमो एरेक्टस मानव की खोपड़ी का अवशेष मिले हैं। आपसे पूछा जाए कि हेमो एरेक्टस मानव की खोपड़ी किस राज्य से प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पूर्व पुरानी हेमो एरेक्टस मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला है। ठीक है। यह 5 सितंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यह किसके द्वारा प्राप्त किया गया था या किसके द्वारा खोजा गया था? 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था हेमो एरेक्टस मानव की खोपड़ी का अवशेष, जो नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी यह खोपड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों की जीवाश्म का अवशेष मिला है। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसे का जीवाश्म का अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट, ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल, सब्जियां, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ के लोग फल, सब्जियां, कंदमूल, मांस पे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव
हेमोस्पेयनस का प्रवेश हुआ। ठीक है, जैसा हमने पूरा पाषाण देखा, अब अगला मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव जिन्हें यानी उच्च पूरा पाषाण युग में जो ज्ञानी मानव आए उन्हें हेमोस्पियनस कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि उच्च पूरा पाषाण युग में आए ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आप कहेंगे जी पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। आविष्कार तो हो गया पूरा पाषाण काल में, पर जो मनुष्य थे इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसी के साथ इसी अंदाज में अब मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मानव शिकार करके मछली पकड़कर जंगली कंदमूल संग्रह यानी इकट्ठा करना, स्टोरेज करना, उसी से अपना पेट भरते थे। इस काल में इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसीलिए उन्हें इस काल में जो लोग उपकरण बनाते थे वो बहुत छोटे हो गए, इसीलिए उन्हें माइक्रोलिथ, जो मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे, उपकरण थे, उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, माइक्रोलिथ क्या है बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य क्या होते हैं, मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला। ठीक है, जैसा ऊपर बताया कि जो खोपड़ी था वह किस काल से मिला, वह पूरा पाषाण काल से मिला। अब यहाँ पे बताया गया है कि अस्थिपंजर क्या होता है? स्केलेटन, कंकाल, मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। ठीक है, जो स्केलेटन है वह मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले हैं। यह आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस काल में आते आते मनुष्य अन्न, गेहूं, चावल, मकई ये सब उगाना जान चुके थे। ठीक है, इसलिए नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। ठीक है, मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण काल में लोग जानवरों को पालतू बनाना भी जान चुके थे, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। नवपाषाण प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान है के मेहरगढ़ में है। ठीक है, उस स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में आते आते लोग अन्न उत्पादक जान चुके थे, तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस अन्न को या किस अनाज को मेहरगढ़ में कृषि नहीं की जाती थी और क्या कृषि का साक्ष्य नहीं मिला,
तो आप बताएंगे किन किन का मिला है। गेहूं का मिला है, जौ का मिला है और रुई का मिला है, और जो चौथा ऑप्शन आएगा वो गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद के पास इलाहाबाद के पास कोलीजिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। आपसे पूछा जाए नवपाषाण काल में चावल उगाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे कोलीजवाहा से मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे, क्योंकि वह पुराने समय से ही अन्न उत्पादक का ज्ञान जानते थे और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। नवपाषाण काल में गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, जो सरकंडे के बने होते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय पालते थे, बैल पालते थे, बकरी पालते थे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित मदहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरियां, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियां के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित एक स्थल है महदहा स्थल से पशु बाड़ा के क्या साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं तथा मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिलते हैं, अर्थात मवेशी पालन का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित मदहा स्थल से मिलता है। ठीक है, इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरण हथियार का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। आपसे पूछे जाए कि सेल्ट क्या है, तो सेल्ट पत्थर की कुल्हाड़ी को सेल्ट कहते थे। पत्थर की कुल्हाड़ी को सेल्ट कहते थे। इसका इसका अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। यदि आपसे पूछा जाए कि सेल्ट क्या है, तो आप कहिए कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी को ही सेल्ट कहते थे। ठीक है, बुर्जर होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त, आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग का अवशेष मिले हैं। बुर्जर होम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में है। गुफकराल से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों के निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। किस काल में कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफना दिया जाता था? नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में ही कुत्तों को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। सर्वप्रथम आग प्रचलन हुआ नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। पहिए का प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कुत्तों को पालतू जानवर को किस काल में बनाया गया? नवपाषाण काल में बनाया गया। ठीक है, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर, बिहार में एक जिला है सारण, जिसे आज के समय पे छपरा कहा जाता है, में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डियों के औजार मिले हैं। कहाँ से? बिहार के सारण जिले से। नवपाषाण कालीन स्थल संगलन कल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में है। राख के टीले, पिकलिहल, कर्नाटक के राख के ढेर व निवास स्थान। उत्तर प्रदेश के चौपीनी मंडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी व हस्त निर्मित मृदभांड। असम से सारुतारू से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
आप इन सबको एक एक लाइन में ऐसे लिख लिख के नोट्स बनाइए। अगला देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। फिर उसके बाद यह जो 3 काल थे, इतिहास को जानने के लिए 3 कालों में विभाजित किया गया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल को देखा, मध्य पाषाण काल को देखा, नव पाषाण काल को देखा। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल को। ठीक है, उसके बाद जो यह यूनिट 1 का जो दूसरा चैप्टर है यह इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ और जमीन, नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किस काल में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था? आप कहेंगे ताम्रपाषाण काल। उसके द्वारा बनाए जाने वाला सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तांबा द्वारा बनाए जाने वाला सर्वप्रथम औजार आप कहेंगे जी कुल्हाड़ी था। ठीक है, भारत में इस अवस्था के संबंधित स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान में अहड़ और गिलूट में लतखनन हुआ है। ठीक है, जो बनारस घाटी के सूखे भाग में स्थित है। महाराष्ट्र के भीम नदी, सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती थी। आपसे पूछा जाए कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? भीमा नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित इनाम गांव। कौन सा गांव? इनाम गांव। ठीक है, यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोवे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक परवार नदी के तट पर, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक परवार नदी के तट पर स्थित जावे गांव एवं ताम्रपाषाण कालीन, जिसको चालकोलिथिक स्थल है कहा जाता है। यहाँ से जावे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जावे संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आप कहेंगे या किस काल में मिले, तो आप कहेंगे ताम्रपाषाण काल में मिला है। इसका समय काल लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र विकसित हुई है। ठीक है, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सानेगांव, इमाम गांव, चंदौली, जावे, नासिक, दायमाबाद आदि हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा है से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिलता है। यदि आपसे पूछी जाए कि काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा महाराष्ट्र से मिलते हैं। ठीक है, नवादा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृद भांड, दायमबाद महाराष्ट्र से कलश, स्वास्थान तथा कलश को घेरों के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है। महाराष्ट्र का दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे दायमाबाद। नवादा टोली का उत्खनन का कार्य HD साकलिया ने किया था। नवादा टोली का उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो आप कहेंगे HD साकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान में है से सफेद रेखीय चित्र से सजे काले मृदंग भांड मिले हैं। जब आपसे यह पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण काल में
सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदंग भांड कहाँ से मिले हैं, तो आप कहेंगे ताम्रवती राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ जो यह अध्याय 2 था वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, इतिहास में प्राचीन भारत के भाग में देखें तो दूसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल भी समाप्त हो गया। अब हम अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 में सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे एकदम विस्तार रूप से। ठीक है, चलिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।